पिछले भाग में आपने देखा, राहुल ने बचपन से ही अपने पिता के बिना ज़िंदगी बिताई थी। उसके चाचा महेश ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। उसे हमेशा यही बताया गया कि उसके पिता पुलिस से बचने के लिए घर छोड़कर भाग गए। लेकिन राहुल के मन में बचपन से एक ही सवाल था, आखिर उसके पिता कहाँ हैं? सच की तलाश उसे जयपुर ले गई, जहाँ उसके पिता के पुराने दोस्त राम प्रसाद ने उसे बताई उसके पिता की असली कहानी, जिसे सुनकर राहुल के पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो अब देखते हैं आगे, क्योंकि अब खुलने वाला है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। राम प्रसाद ने अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना डिब्बा निकाल कर मेज़ पर रख दिया। उन्होंने डिब्बे को बड़े संभाल कर खोला। उसके अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं और एक डायरी रखी थी। तस्वीरों में अर्जुन सिंह मुस्कुराते हुए अपने कर्मचारियों के साथ खड़े थे। कहीं वह गोदाम का उद्घाटन कर रहे थे, तो कहीं किसानों के बीच बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। राहुल पहली बार अपने पिता की इतनी सारी तस्वीरें देख रहा था। उसकी आंखें उन तस्वीरों पर ही टिक गईं। राम प्रसाद ने एक तस्वीर राहुल के हाथ में देते हुए कहा, "ये आदमी गलत हो ही नहीं सकता था बेटा। अर्जुन सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वह उन लोगों में से था जो अपने नुकसान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करते थे।" राहुल की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, "फिर सब लोग उन्हें अपराधी क्यों कहते रहे?" राम प्रसाद कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, "क्योंकि उन्हें सच कभी पता ही नहीं चला। जिस दिन पुलिस अर्जुन से पूछताछ करने आने वाली थी, उस दिन वह खुद कह रहा था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं पुलिस के सामने जाकर हर सवाल का जवाब दूंगा। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है।" राहुल और मोहन एक साथ चौंक पड़े। मतलब पिताजी भागना ही नहीं चाहते थे? बिल्कुल नहीं, राम प्रसाद ने कहा। लेकिन उसी शाम तुम्हारे चाचा महेश अर्जुन के पास पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को डराया कि मामला बहुत बड़ा है, पुलिस पहले गिरफ्तार करेगी और बाद में कुछ सुनेगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन के लिए कहीं छिप जाओ, जब तक मैं सब संभालता हूँ। राहुल की सांसें तेज हो गईं। राम प्रसाद आगे बोले, अर्जुन अपने छोटे भाई पर जान से भी ज़्यादा भरोसा करता था। उसे लगा कि उसका भाई उसके भले के लिए ही कह रहा है, इसीलिए वह महेश की बातों में आ गया। मोहन ने तुरंत पूछा, "फिर क्या हुआ?" राम प्रसाद ने गहरी सांस ली। यहीं से उस धोखे की शुरुआत हुई जिसने पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। महेश अर्जुन को ये कहकर अपने साथ ले गया कि कुछ दिनों के लिए उसे सुरक्षित जगह पर रखना होगा। वह एक ऐसा रास्ता था जहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। राहुल की मुट्ठियाँ अपने आप भींच गईं। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, "अंकल, क्या मेरे चाचा को पता था कि पिताजी कहाँ गए थे?" राम प्रसाद ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, "बेटा, इस सवाल का जवाब ही तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है।" राम प्रसाद ने भारी आवाज़ में कहना शुरू किया, "हाँ राहुल, महेश को सब कुछ पता था, क्योंकि अर्जुन को वहाँ तक पहुँचाने वाला वही था। उसने अपने एक जानकार के ज़रिए अर्जुन का पासपोर्ट और वीज़ा बनवाया। अर्जुन को ये कहकर विदेश भेजा गया कि कुछ महीने बाद जब मामला शांत हो जाएगा, तब उसे वापस बुला लिया जाएगा। अर्जुन ने एक बार भी अपने छोटे भाई पर शक नहीं किया। जाते समय उसने मुझसे भी कहा था कि महेश सब संभाल लेगा। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है।" राहुल की आंखों में आंसू भर आए। उसके लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जिस चाचा ने उसे पिता से भी बढ़कर प्यार दिया, वही उसके पिता को अपने ही घर से हमेशा के लिए दूर भेजने वाला इंसान था। राम प्रसाद आगे बोले, "विदेश पहुंचते ही अर्जुन को समझ आ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस कंपनी में नौकरी का वादा किया गया था, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसके सारे कागजात एजेंट ने अपने पास रख लिए। मजबूरी में उसे एक छोटे से होटल के किचन में बर्तन धोने का काम करना पड़ा। कई बार उसने भारत लौटने की कोशिश की, लेकिन उसके पास ना पैसे बचे थे और ना ही कोई सहारा।" राहुल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, "लेकिन अंकल, पिताजी ने कभी घर आने की कोशिश नहीं की, कभी कोई चिट्ठी भी नहीं भेजी?" राम प्रसाद ने धीमे स्वर में कहा, "उन्होंने बहुत कोशिश की बेटा। उन्होंने कई बार मेरे पास संदेश भिजवाए, कुछ चिट्ठियाँ भी भेजी, लेकिन उनमें से एक भी तुम्हारे घर तक नहीं पहुँची।" राहुल मोहन एक साथ चौंक पड़े। क्या मतलब? राम प्रसाद ने राहुल की तरफ देखा और बोले, "अर्जुन ने मुझे साफ कहा था कि मैं हर चिट्ठी महेश के पते पर भेजूं, क्योंकि वही परिवार का ध्यान रख रहा है।
मुझे क्या पता था कि वह चिट्ठियाँ कभी तुम्हारे हाथों तक पहुँचेंगी ही नहीं। आज मुझे पूरा यकीन है कि उन सभी चिट्ठियों को महेश ने ही रास्ते में दबा दिया। राहुल की मुट्ठियाँ गुस्से से भिज गईं। उसके सामने बचपन से लेकर आज तक की हर बात घूमने लगी। हर वह जवाब जो महेश ने उसे दिया था अब झूठ जैसा लगने लगा था, लेकिन फिर भी उसके दिल का एक कोना बार बार कह रहा था, नहीं, शायद कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। चाचा ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। कहीं मैं उन्हीं के बारे में गलत तो नहीं सोच रहा। राहुल इसी उधेड़-बुन में बैठा था कि तभी रामप्रसाद उठे। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली और राहुल के सामने रख दी। अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इस फाइल को खोल कर देख लो। इसमें वह सबूत हैं जिन्हें देखकर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। राहुल ने कांपते हाथों से फाइल खोली। सबसे ऊपर उसके पिता अर्जुन सिंह की लिखावट में लिखा एक पत्र रखा था। उसके नीचे कुछ बैंक के कागजात थे और फिर कई पुरानी तस्वीरें। राहुल ने कांपती आवाज़ में पूछा, अंकल, यह सब आपके पास कैसे आया? रामप्रसाद ने गहरी सांस ली। विदेश जाने से 1 साल के बाद अर्जुन ने किसी तरह से ये फाइल मुझे भेजी थी। उसने कहा था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो ये सब उसी को दे देना। राहुल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने सबसे पहले वह पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्रिय रामप्रसाद, अगर ये पत्र तुम्हारे हाथों तक पहुंच गया है तो समझ लेना कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। मुझे अब समझ आ चुका है कि मैं बहुत बड़े धोखे का शिकार हो गया हूँ। मुझे जिस भरोसे ने घर से दूर भेजा वही भरोसा मेरी सबसे बड़ी भूल बन गया। लेकिन मुझे आज भी विश्वास है कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा और सच की तलाश ज़रूर करेगा। अगर वह कभी तुम्हारे पास पहुँचे तो उसे बता देना कि उसका पिता अपराधी नहीं था। उसका पिता सिर्फ अपनों के ही विश्वास का मारा हुआ इंसान था। पत्र पढ़ते पढ़ते राहुल की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह कुछ पल तक चुप बैठा रहा। फिर उसने बैंक के कागज़ उठाए। रामप्रसाद ने कहा, इन्हें भी ध्यान से देखो। राहुल ने जैसे ही कागज़ पढ़े उसके चेहरे के भाव बदल गए। उन दस्तावेज़ों में साफ लिखा था कि अर्जुन सिंह ने अपने कई बैंक खातों की नॉमिनी अपने बेटे राहुल को बनाया था। कुछ निवेश भी राहुल के नाम थे। साथ ही उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ी की हुई कई संपत्तियों का उत्तराधिकारी भी राहुल को ही बनाया था। रामप्रसाद ने गंभीर होकर सिर हिलाया। यही बात महेश बहुत अच्छी तरह जानता था। अर्जुन उसे अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझता रहा, लेकिन महेश की नज़र शुरू से उसकी दौलत पर थी। गांव की ज़मीन तो दोनों भाइयों में बराबर बटी हुई थी, लेकिन अर्जुन का बासमती चावल का कारोबार पूरे देश में फैल चुका था। करोड़ों की संपत्ति थी, गोदाम थे, ट्रक थे, शहरों में मकान थे। यही लालच धीरे धीरे महेश के मन में जहर बनकर भरता गया। अर्जुन का दोस्त रामप्रसाद कहने लगा कि मुझे महेश की नीयत पर शुरू से ही शक था, लेकिन अर्जुन की आंखों पर भाई के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। एक बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी तो वह मुझसे झगड़ा करके चला गया था। फिर दोबारा मैंने इस बारे में कभी अर्जुन से बात नहीं की। राहुल अब सब समझने लगा था। उसके सामने बचपन की एक एक बात जुड़ती चली जा रही थी। राहुल ने उसी पल फैसला कर लिया। अब वह सीधे अपने घर जाएगा और पहली बार अपने चाचा महेश सिंह की आंखों में आंखें डालकर सच पूछेगा। रामप्रसाद ने फाइल बंद करते हुए कहा, राहुल, एक बात और है जो तुम्हें जाननी चाहिए। तुम्हारे पिता के विदेश जाने के कुछ ही महीनों बाद महेश ने पूरे कारोबार पर अपना कब्जा जमा लिया। लोगों से उसने यही कहा कि अर्जुन अब कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उसने सभी गोदाम अपने नाम करा लिए, ट्रकों का मालिक भी खुद को बना लिया, शहर की कई संपत्तियों के कागज़ भी अपने कब्जे में ले लिए। व्यापार से जुड़े लोग भी यही समझते रहे कि अर्जुन ने सब कुछ अपने छोटे भाई को सौंप दिया है। देखते ही देखते तुम्हारे पिता की सालों की मेहनत महेश के नाम हो गई। राहुल की मुट्ठियाँ गुस्से से भीज गईं। रामप्रसाद आगे बोले, उधर अर्जुन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। जिस इंसान के पास कभी करोड़ों का कारोबार था, वही विदेश में एक छोटे से होटल के किचन में सुबह से रात तक बर्तन धोता रहा। जितनी कमाई होती उससे बस 2 वक्त की रोटी और एक छोटे से कमरे का किराया निकल पाता। कई बार उसने भारत लौटने के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई मजबूरी सामने आ जाती। कभी बीमारी तो कभी नौकरी छूटने का डर। उसके पास इतने पैसे कभी इकट्ठे ही नहीं हो पाए कि वह अपने वतन लौट सके। रामप्रसाद की आंखें भी भर आईं। तुम सोच रहे होंगे कि मैंने उसकी मदद क्यों नहीं की।
सच तो यह है बेटा कि मेरी अपनी हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं एक साधारण नौकरी करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। कई बार मैंने पैसे भेजे, लेकिन वह इतने नहीं थे कि अर्जुन का टिकट बन पाता या वह नई ज़िंदगी शुरू कर पाता। इसी उम्मीद में साल दर साल बीतते गए और अर्जुन अपने ही देश लौटने की आस लगाए जीता रहा। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास कचोट रहा था कि उसके पिता ने बेगुनाह होते हुए भी अपनी पूरी ज़िंदगी एक सज़ा की तरह काट दी थी। रामप्रसाद की बातें सुनने के बाद राहुल कुछ देर तक बिल्कुल खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर आज तक का हर पल घूम रहा था। गांव वालों के ताने, अपने पिता के लिए नफरत भरी बातें, चाचा का हर बार एक ही जवाब। अब हर बात का मतलब बदल चुका था। कुछ देर बाद राहुल ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज़ में कहा, अंकल, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। सबसे पहले घर जाकर अपने परिवार से सच जानूंगा। अगर आपकी बात सच निकली तो उसके बाद मैं अपने पिताजी को अपने हाथों से वापस लेकर आऊँगा। रामप्रसाद ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, गुस्से में कोई फैसला मत लेना। पहले अपने घर जाओ, अपने दादा दादी से बात करो। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें भी इस साजिश की कोई जानकारी नहीं होगी। वह भी वही सच जानते होंगे जो महेश ने उन्हें बताया था। राहुल ने सिर हिलाया और मोहन के साथ उसी शाम अपने गांव के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या सचमुच चाचा वही इंसान हैं जिन्हें मैं आज तक अपना सबसे बड़ा सहारा समझता रहा? कई बार उसका दिल कहता कि नहीं, रामप्रसाद जी से कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हुई होगी। चाचा ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया है। मैं उनके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकता हूँ? लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता का पत्र याद आ जाता। वह पूरी रात इसी उधेड़ बुन में डूबा रहा। अगली सुबह जैसे ही वह घर पहुंचा, वह सीधे आंगन में पहुंचा, जहां उसके दादा रघुनाथ सिंह और उसकी दादी सावित्री देवी बैठे हुए थे। राहुल का चेहरा देखकर दोनों घबरा गए। सावित्री देवी तुरंत उठी और बोली, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रघुनाथ सिंह उसके पास आए और बोले, बोल बेटा, आखिर बात क्या है? राहुल ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, दादाजी, आज मुझे पिताजी के बारे में ऐसा सच पता चला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगी। दोनों हैरानी से उसका चेहरा देखने लगे। सावित्री देवी घबराकर बोली, बेटा, आखिर हुआ क्या है? राहुल ने कांपती आवाज़ में पूरी बात एक एक करके सुना दी। जैसे जैसे राहुल बोलता गया, वैसे वैसे रघुनाथ सिंह और सावित्री देवी के चेहरों का रंग उड़ता चला गया। राहुल की सारी बातें सुनने के बाद रघुनाथ सिंह और सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। बेटा, अगर ये सब सच है तो हम अपने बड़े बेटे के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। राहुल ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, दादाजी, अभी किसी से कुछ मत कहिए। मैं चाहता हूँ कि चाचा जी खुद अपने मुंह से सच स्वीकार करें। दोनों ने भारी मन से उसकी बात मान ली। अगले दिन जब शाम को महेश हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए घर लौटे, आते ही उन्होंने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, कैसा रहा बेटा तुम्हारा जयपुर का सफ़र? खूब मज़े किए होंगे। तो राहुल ने उनसे कहा, चाचा जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी है। दोनों कमरे में चले गए। राहुल ने शांत स्वर में पूछा, कि आपने मुझे पिताजी के बारे में जो बताया था वही पूरा सच है? महेश पहले तो घबरा गया, फिर गुस्से में बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है, पुरानी बातों को कुरेदना बंद कर दो। पर चाचा जी, मुझे तो कुछ और ही पता चला है। महेश एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, लोग तो कहानियाँ बनाने में माहिर होते हैं, तुम क्या हर बात पर यकीन कर लोगे? फिर महेश ने अपनी सफाई देते हुए कहा, हाँ, एक बात है जो मैंने तुमसे और पूरे परिवार से छुपा कर रखी। खुद को संभालते हुए बोला, हाँ बेटा, बल्कि आज मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी कई साल पहले विदेश में ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मैंने ये बात इसलिए छिपाई ताकि तुम और माँ बाबूजी ये दुख सह ना पाओ। राहुल कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा और ऊंची आवाज़ में कहा, पिताजी, अब अंदर आइए। महेश ने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरवाजे पर अर्जुन सिंह खड़े थे। महेश के हाथ से गिलास गिर पड़ा। उसके होंठ कांपने लगे। अर्जुन! शोर सुनकर रघुनाथ सिंह, सावित्री देवी और घर के बाकी सदस्य भी कमरे में आ गए। अर्जुन को सामने देखकर सावित्री देवी रोते हुए उनके गले लग गई। रघुनाथ सिंह भी अपने बड़े बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े।
उसी समय राम प्रसाद भी कमरे में आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मैं चाहकर भी तुझे उस समय बचा नहीं पाया। महेश अब पूरी तरह टूट चुका था। वह अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। इतने में सावित्री देवी ने राहुल से पूछा, बेटा अर्जुन यहाँ कैसे पहुँचा? तूने हमें तो कुछ बताया ही नहीं। राहुल ने कहा, दादी मैं जयपुर घूमने नहीं गया था। राम प्रसाद अंकल की मदद से मुझे पिताजी का पता चला। उन्होंने अपने पुराने परिचितों के माध्यम से विदेश में उनकी जानकारी जुटाई। फिर मैंने पुलिस और भारतीय दूतावास की सहायता ली। कई दिनों की कोशिश के बाद हम उस होटल तक पहुँचे जहाँ पिताजी बर्तन धोने का काम कर रहे थे। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन जब मैंने अपना नाम बताया और माँ की तस्वीर दिखाई तब उन्होंने मुझे गले लगाया। राहुल ने शांत स्वर में कहा, चाचा जी मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। दोनों कमरे में चले गए। राहुल ने धीरे से पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपने मुझे पिताजी के बारे में जो कुछ बताया वही पूरा सच है? महेश एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन अगले ही क्षण खुद को संभालते हुए बोले, हाँ राहुल यही सच है। राहुल ने फिर पूछा, अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ और बातें पता चली हैं? महेश ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, लोग बहुत सी झूठी कहानियाँ बना लेते हैं, उन पर ध्यान मत दिया कर। राहुल कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, तो क्या आप कसम खाकर कह सकते हैं कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं? महेश ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि अगर आज भी उसने राहुल को बहला दिया तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। उसने दुखी होने का अभिनय करते हुए कहा, हाँ बेटा, अब तुमसे सच छिपाने का कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पिताजी की कई साल पहले विदेश में मौत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता था कि यह दर्द तुम्हें और माँ बाबूजी को मिले, इसीलिए मैंने ये बात हमेशा छिपा कर रखी। ये कहते हुए महेश ने झूठे आंसू भी बहाने शुरू कर दिए। राहुल कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा और ऊंची आवाज़ में कहा, अब अंदर आइए, अब समय आ गया है कि असली सच सबके सामने आ जाए। महेश ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। महेश ने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगले ही पल दरवाजे पर एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह अर्जुन सिंह थे। उन्हें देखते ही महेश के हाथ से पानी का गिलास छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, होठ कांपने लगे। अर्जुन भैया! शोर सुनकर रघुनाथ सिंह, सावित्री देवी और घर के बाकी सदस्य भी कमरे में आ गए। अर्जुन को सामने देखकर सावित्री देवी रोते हुए उनके गले लग गईं। रघुनाथ सिंह भी अपने बड़े बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। उसी समय राम प्रसाद भी कमरे में आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मैं चाहकर भी तुझे उस समय नहीं बचा पाया। महेश अब पूरी तरह टूट चुका था। वह अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। इतने में सावित्री देवी ने राहुल से पूछा, बेटा अर्जुन यहाँ कैसे पहुँचा? तूने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। राहुल ने कहा, दादी मैं जयपुर घूमने नहीं गया था। राम प्रसाद अंकल की मदद से मुझे पिताजी का पता मिला। उन्होंने अपने पुराने परिचितों के माध्यम से विदेश में उनकी जानकारी जुटाई। फिर मैंने पुलिस और भारतीय दूतावास की सहायता ली। कई दिनों की कोशिश के बाद हम उस होटल तक पहुँचे जहाँ पिताजी बर्तन धोने का काम कर रहे थे। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन जब मैंने अपना नाम बताया और माँ की तस्वीर दिखाई तब उन्होंने मुझे गले लगाया। राहुल ने फिर महेश की ओर देखा, चाचा जी आपने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। पिताजी का कारोबार, गोदाम, फैक्ट्री, ट्रक, संपत्ति सब अपने नाम कर लिया, लेकिन आप फिर भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि असली दस्तावेज़, बैंक रिकॉर्ड और पिताजी के सबूत आज भी सुरक्षित थे। आपका हक सिर्फ उतना था जितना एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई की संपत्ति पर होता है, उससे ज़्यादा नहीं। महेश सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास अब कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। तभी रघुनाथ सिंह ने अपनी छड़ी ज़मीन पर ज़ोर से पटकी और गुस्से में बोले, महेश आज से इस घर और इस परिवार में तेरे लिए कोई जगह नहीं। जिस बेटे ने अपने ही भाई को जिंदा रहते मार दिया वह मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। निकल जा मेरे घर से। महेश रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इस बार किसी का दिल नहीं पसीजा। कुछ ही महीनों के बाद अर्जुन सिंह ने अपना पुराना कारोबार फिर से संभाल लिया। अदालत के आदेश पर उनकी फैक्ट्री, गोदाम, संपत्तियां और व्यापार उन्हें वापस मिल गए। राहुल भी अपने पिता के साथ कारोबार में जुड़ गया।
वर्षों बाद उस परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आईं। कहते हैं ना, झूठ चाहे कितने ही वर्षों तक सच का मुखौटा पहन ले, लेकिन एक दिन सच दरवाज़ा ज़रूर खटखटाता है और उस दिन झूठ के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।